you all. It's a heartful thanks to all of you for being here today. I'm so delighted to be hosting some really inspiring speakers here. We have Dr. Nakul Sinha, who everybody knows, but for your information, I'll give you a short bit of information about him. He started the percutaneous coronary intervention, the PCI, in the public and private sector in Uttar Pradesh. He was the chairman of the National Interventional Council, Cardiological Society of India. He has 35 years of experience and he's the director interventional cardiology at Medanta Hospital. And he has won so many awards that if I start mentioning them, there won't be time for him to speak. So we are so happy he's here today because at the farmers market this month, because it's Heart Health Day at the end of September, we wanted to talk about how we can have a diet, a lifestyle, everything that supports a healthy heart for yourself and your family. We also have Dr. Prerna Mehta with us, and Dr. Prerna is an amazing nutritionist who has been associated with us for years. She's a practicing Ayurveda practitioner and yoga therapist, and so she's a holistic healer who actually shows people how you can live your life healthily by using alternate practices. So thank you so much. I'd like to start by asking Dr. Nakul Sinha what we can do to change in our daily lifestyle to make sure that we have a healthy heart. Thank you, ma'am. And greetings to everybody. We are already in such a nice atmosphere, nice surroundings, equally nice people, that I think half of the lifestyle problems are okay now. देखिए, लाइफ स्टाइल पे आजकल पिछले 10-12 साल से बहुत ज़्यादा फोकस। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जितनी भी सो कॉल्ड बीमारियां हैं, बहुत बीमारियां तो हम ही लोग की बनाई हुई हैं, मगर वैसे जितनी भी हमारी बॉडी को, उनके सिस्टम्स को अफेक्ट करती हैं और बीमारियों का नाम दिया जाता है, उसमें आधे से ज़्यादा हम लोग के एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हैं. आवर एनवायरनमेंट, आवर हैबिट्स, आवर लाइफ स्टाइल, आवर वे ऑफ लाइफ, आवर डेली रूटीन is, I won't say totally, but more than half responsible for all these problems. And in these problems come very very commonly जो आजकल सब में देखा जाता है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़. ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, brain disease, even lung disease because of environment, and many types of cancers. ये बात ठीक है कि हम लोग की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, अच्छी बात है, मगर आई एम नॉट श्योर कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बढ़ रही है. क्वालिटी अगर कन्वेंशनल टर्म्स में देखा जाए कि भाई हमारे पास अच्छे घर हैं, सब लोग सर्व संपन्न हैं, गाड़ियां हैं, घूमने जाते हैं, मगर ये शायद लाइफस्टाइल नहीं हुआ. मैं तो कहूँगा पिछले आप अगर 50 साल 40 साल पहले का देखिए कि हम लोग कितना बाहर घूमते थे, पैदल चलते थे, साइकिल चलाते थे, गेम्स खेलते थे. मेरे ख्याल से आजकल हमारे बच्चे लोग इसको कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं. ये सब चीज़ एडअप करती है. हम लोग जहाँ भी थे, बहुत से लोग हम लोग में से गांव में रहे हैं, और नहीं रहे हैं तो हम लोग की तो पोस्टिंग होती थी, महीनों महीनों हम लोग बड़े इंटीरियर गांव में भेजे जाते थे, जहाँ पे पैदल के अलावा कुछ नहीं था. या तो बैलगाड़ी जाती थी या किसी की साइकिल ले लो, वरना पैदल जाओ.
और वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे हम लोग की पोस्टिंग होती थी। तो नेचर के हम लोग करीब रहते थे। अब ठीक है, आजकल आप जाइए बड़े अस्पताल में एयर कंडीशन्ड एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको सब तरह की सुविधा मिलेगी, आप हर चीज़ कराइए, मगर वो नेचर के करीब नहीं हुआ। एंड आई एम श्योर मैम भी और डॉक्टर साहब भी बताएंगे कि नेचर हीलिंग इज़ अल्टीमेटली द ओनली वे टू हील। बाकी चीज़ें हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। अब आपको डायबिटीज़ है तो आप दवा लेंगे, इंसुलिन लेंगे, पर उसकी हीलिंग नहीं हुई। रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ पॉसिबल है, आई प्रिज्यूम इसको बहुत लोग समझते भी हैं, मैम ज़रूर बताएंगी, बट ये अब साइंटिफिकली प्रूवन है कि रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ इज़ पॉसिबल। बस हमको निश्चय करना होता है। ब्लड प्रेशर भी जब तक बहुत कोई ख़ास वजह न हो या किडनी प्रॉब्लम ना हो जाए, तब तक आप ख़त्म न कर पाएँ तो उसको दवा भी कम कर सकते हैं और ज़्यादातर कंट्रोल में भी रख सकते हैं। बस उसके लिए हमको अपने लाइफस्टाइल को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। जो कन्वेंशनल हम लोग आजकल सोचते हैं कि अच्छा लाइफ स्टाइल है, शायद वैसा नहीं है, उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि आजकल हर चीज़ बुरी है, मगर एक्सेस में है। और एक अभी मेरे गुरु मंसूर साहब जा रहे थे, वो हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आजकल स्ट्रेस है, तनाव। और वो तनाव भी हमारी डेली रूटीन से आता है। हर जगह भागना, टाइम हो गया, इधर पहुंचो, ये मीटिंग है वहाँ नहीं पहुँचे, ये काम आज करके देना है, आज अभी 6 बजे तक करना है या रात में 12 बजे तक काम करना है। ये तनाव बहुत है। अगर हम अपने तनाव को कंट्रोल कर लें तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ऑल्दो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग तनाव खुद नहीं बढ़ाते, पर ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा तनाव बढ़ाने वाला हमारे पास यही यंत्र, इसके बिना काम भी नहीं चलता है, मगर इससे कितना तनाव होता है ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। और इसकी साइंटिफिक स्टडीज़ हैं। अगर हमारे ब्रेन की एक्टिविटी देखी जाए फंक्शनल एमआरआई से, या हार्मोन लेवल्स ट्रैक किए जाएं, तो जो डेली लाइफस्टाइल होता है उससे बहुत इसमें अंतर आता है। वही अगर हम लोग देखें, अभी जो लोग, बहुत सी इंडिजिनस ट्राइब्स हैं जो अभी भी बहुत घने जंगलों में रहते हैं, आपके छत्तीसगढ़ में है, नागपुर में है, कई जगह जो हैं, और उन पे स्टडीज़ हुई हैं, साइंटिफिक स्टडीज़। तो उनमें ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह बहुत कम मिलता है, क्योंकि उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है। हम लोग फ़िज़िकल एक्टिविटी में बहुत पीछे हैं। हम लोग हर जगह कहीं भी जाना होगा तो बस गाड़ी उठाएंगे, स्कूटर उठाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे, दौड़ नहीं लगाते, गेम्स नहीं खेलते। बहरहाल इस पे तो खैर बात चलती रहेगी। पहले तो मैं मैडम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि ये कंसेप्ट इन्होंने बताया कि हर महीने होता है, तो इट इज़ एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग अस क्लोज टू नेचर। जितना हम नेचर के क्लोज जाएंगे, आई थिंक अल्टीमेट हेल्थ वहीं आएगी। हेल्थ भी आप अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइट पे जाएं, तो फिज़िकल हेल्थ इज़ वन पार्ट ऑफ इट, इट इज़ नॉट द होल थिंग। फिज़िकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, सब चीज़ इसमें शामिल है। और हम लोग के यहाँ एजुकेशन सिस्टम भी अब तो सिर्फ वो किताब, एग्ज़ाम और मार्क्स, इसी पे चलता है। पहले का बहुत फ़र्क होता था। हम भी यहाँ सेंट फ्रांसिस में पढ़े थे और बहुत से हमारे फ्रेंड्स भी हैं सब स्कूलों में।
उनका फोकस अलग रहता था। पढ़ाई होती थी मगर बहुत सी और चीज़ें भी सिखाई भी जाती थी, बताई भी जाती थी। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। वी शुड ऑल बी अ पार्ट ऑफ दिस, इफ़ नॉट अ मूवमेंट देन दिस initiative, and I must congratulate you, and please you can go ahead. Thank you so much, doctor. So there are very few doctors of conventional medicine who will actually say the things that Dr. Sinha said, which is why we've brought him here today to talk to you. I've had members of my family who've had cancer, so many people who we know now who have terminal illnesses, and unfortunately diet and lifestyle is something very few doctors will tell you that is you have to focus on. Alternate practices and natural, see, everyone will tell you eat healthy food. Where does the food come from? That's the important thing. That are we eating food which is full of pesticides and chemicals? Moving closer to nature is what doctor talked about, and that's exactly what we're bringing you here. And with this, I'd like to introduce you to Dr. Prerna Mehta. She's a well-known Ayurvedic doctor, clinical nutritionist, and yoga therapist, and a functional medicine doctor, and a holistic practitioner and lecturer. She has studied in this field of weight management also, and control of lifestyle diseases through Ayurveda, nutrition, and yoga. And she actually teaches people how they can lead a healthy life by telling them how they can change their diet and their lifestyle. So thank you, Dr. Prerna, for being here, and tell us a few of the things that people, the changes they can bring in their life to have a healthier heart and a healthier lifestyle. नमस्कार। जैसे कि आपको डॉक्टर साहब ने कहा है कि प्रेजेंटली हम लोगों को अपना लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीज़ में ही आजकल हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह हम जो लेते हैं उनको हम डायबिटीज़, उनको जो है हम उनको जो है बेसिकली हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ के हिसाब से लाइफस्टाइल को मैनेज करके बहुत अच्छे ढंग से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं जो आप लोगों को फ्यू टिप्स देना चाहती हूँ उसमें क्या है कि एक्चुअली इसके सबसे पहले मैं कारण बताना चाहूँगी कि मेन कारण अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट आर द 3 मेन रीजंस फॉर लाइफस्टाइल डिजीज़ेस, जिसमें हार्ट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, स्ट्रोक्स भी आते हैं। जैसे सडनली हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल कोविड के बाद, यू कैन सी हेल्दी पीपल, दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स, दे आर सफरिंग फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। जो हमारे स्पेसिफिकली सेलिब्रिटीज़ हैं हु आर हैविंग बेस्ट ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज़, हु आर ईटिंग बेस्ट ऑफ द फूड, हु आर हैविंग बेस्ट ऑफ द infrastructure, medical or nutritional wise, they are also suffering from heart disease, strokes, and even deaths we can see. So what is the reason behind them? Obviously lifestyle जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है इसमें सबसे नंबर 1 कारण आता है स्ट्रेस का। आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, हाउ यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस। आप जितने अच्छे ढंग से अपने स्ट्रेस को मैनेज करेंगे उतना ही इन सब बीमारियों से आप दूर रहेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो इंडिया में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट। We have best doctors, we have best hospitals, we have best infrastructure. According to Ayurveda also, this is the place jahan yoga and Ayurveda has been created, established. But unfortunately, I think we are using something wrong, or we are doing something wrong. That's why nowadays India is number 1 in heart disease or in any kind of lifestyle disease. And according to WHO, you all will be shocked to know that sleep deprivation equally play one of the major role in contribution of heart diseases. Sleep deprivation कैसे? Because the thing is that आजकल हम में से हर कोई जो है they are into gymming, they are into any kind of cardio, they are into any kind of HRT, they are doing yoga, hot yoga, cold yoga, and you name it that we are doing it. So व्हाट हैपन, हम अपने हार्ट को कहीं ना कहीं एक्सेसिव एक्सरसाइज करके या एक्सेसिव स्ट्रेस ले करके एक टेंशन में डालते हैं। नाउ व्हाट इज़ द नेचुरल प्रोसेस, आप कैसे अपने हार्ट को या वाइटल ऑर्गन्स को जो है रेस्ट दे सकते हैं। सो द ओनली नेचुरल प्रोसेस इज स्लीप। इफ यू आर स्लीपिंग प्रॉपरली, इफ यू आर टेकिंग स्लीप ऑफ एटलीस्ट
6 to 8 hours, and that too a continuous sleep, then obviously you're making your heart healthy. And that's why all these celebrities, all those जिनकी हम six packs देख के, जिनकी हम zero figure देख के envy करते हैं, they are the, I think, best patient for Dr. Sahab, and they are the person जो हम लोगों को एक negative image दिखा रहे हैं, and we all are following them blindly. So, and one of the reason for जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, आपको लाइफस्टाइल है, जैसे लाइफस्टाइल में गड़बड़ी के कारण कि आप अपना खाना गलत खा रहे हैं, आप अपना जो है जैसे नेचर से अगर आप दूर जाते हैं, तो ऑब्वियसली यू फेसेस द लाइफस्टाइल डिजीज, आप को लाइफस्टाइल डिजीजेस अपने आप होने लग जाती हैं. देन न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर हम देखें तो व्हाट वी डू, वी बेसिकली फॉलो द सेलिब्रिटीज़. हमारी इंडिया में जितना अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग एक मेडिकल सपोर्ट वी इंडियंस हैव, जितने इजीली अवेलेबल हमारे पास एक से अच्छे डॉक्टर एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, वो मेरे ख्याल से वर्ल्ड में कहीं भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं है. लेकिन हम क्या करते हैं, अपना ज्ञान यूट्यूब से लेंगे. हम क्या करेंगे, ब्लाइंडली एक सेलिब्रिटी को फॉलो करेंगे. नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ सेलिब्रिटी जो आपको हार्ट हेल्थ के बारे में बता रहा है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ पर्सन जो इन्फ्लुएंसर है, स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फॉलोइंग. नाउ व्हाट इज देयर डिग्री? डू दे हैव एनी डिग्री? So the thing is that we are blindly following the wrong medical things, and हम मेडिकल प्रोफेशनल्स को फॉलो करने के बदले क्या करते हैं, हम जो हमारा लिए हमें इजी स्टेप लगता है कि चल यूट्यूब में बहुत ज्ञान दे रहे हैं, हाँ ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ हैविंग दिस मिलियन फॉलोअर्स, दे आर वेरी गुड. एक्चुअली जिनके पास नॉलेज है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस फील्ड को दे रखी है, यू शुड बी फॉलोइंग देम. हम उन्हीं को फॉलो नहीं करते, हमें लगता है वो लोग हमें ऐसे ही ज्ञान देना, उन्हें पैसा कमाना है. ऐसा कुछ नहीं है. दे आर द पर्सन जिनके पास, जिन्होंने अपने 30 साल 40 साल में, मिनिमम बता रही हूँ, एक डॉक्टर को बनने के लिए 30 से 40 ईयर्स मिनिमम लगते हैं. आई थिंक डॉक्टर साहब मैं सही कह रही हूँ शायद. एंड मी बीइंग, जैसे मैं आपको एज अ न्यूट्रिशनिस्ट बता रही हूँ कि आप क्या करते हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाएंगे जिसके पास क्या डिग्री होगी, सर्टिफिकेशन इन न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज सर्टिफिकेशन इन न्यूट्रिशन? इट कैन बी ऑफ 15 days, इट कैन बी ऑफ 3 months, it can be of 3 whatever you say. And we blindly go and ask them how to treat lifestyle disease. Now how can a person from a heart background can treat a medical condition? So at least go to the person जिनके पास ये डिग्रीज है. जैसे मैंने न्यूट्रिनिस्ट क्यों लगा रखा, बिकॉज आई हैव डन माई मास्टर्स, आई हैव डन माई फेलोशिप, आई हैव गिवन 5 years टू ओनली न्यूट्रिशन. So the thing is that don't blindly follow any Tom, Dick and Harry. At least follow the medical practitioner जो आपको सही सलाह देने की कोशिश करेंगे. एंड न्यूट्रिशन के हिसाब से हमारा क्या है, हम फैट डाइट्स जो यूज़ करते हैं, फैट डाइट्स में क्या आता है कि आप सडनली फैट खाना छोड़ देंगे, आप सडनली प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई कर देंगे, आप सडनली कार्ब्स अपनी डाइट से हटा देंगे. बैलेंस डाइट में सब कुछ आना चाहिए. बैलेंस डाइट इज नॉट मीन ओनली फॉर सूप, सैलड्स एंड स्प्राउट्स. In fact, if you are using excessive soup, salads and sprouts, soups को तो मैं फिर भी ले लेती हूँ, specifically uncooked sprouts and salads, then आप क्या करते हैं, अपनी बॉडी में deficiency कहीं ना कहीं create करते हैं, because आपके vital vitamins जैसे D3 है, magnesium है, potassium है, which is very good for your heart, it is not getting absorbed. So what happened कि why so many people suddenly are having D3 deficiency? Suddenly क्यों? क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ भी, कोई भी डाइट हम अपनी मर्जी से लेना शुरू कर देते हैं. तो that should not be there. फॉलो, आप बिल्कुल फॉलो करिए, लेकिन सही इंसान को फॉलो करिए. Thank you so much. Thank you so much. Now I'll come back to Dr. Sinha. Specifically, doctor, if we have to tell people, say 5 changes that they can do in their life, or a few things that they should start being careful of, what are these things that they can do to prevent heart disease? देखिए, पहले तो मैडम ने जो बताया उसको बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ, बट सिर्फ ये देखना चाहिए कि ये भी मैम ने कहा कि खाना जो हमारा खाने की पदार्थ है वो कहाँ से आ रही है. अब मुझे नहीं मालूम ये पेस्टिसाइड्स की कहानी कितनी पुरानी है, पर मेरे हिसाब से 50-60 साल से तो ऊपर हो चुके हैं.
और बाहर आप सब लोग जाते हैं, देखते हैं कि ऑर्गेनिक फूड जो है 3 गुना प्राइस पे मिलता है। तो इतना जब महंगा होता है तो उसको लेते भी नहीं हैं लोग। मगर ये बात सही है कि जो भी खाने के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब बैलेंस्ड होने चाहिए। आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी है या स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, उसमें तो चलिए कि आपको एक चीज़ का परहेज़ करना है या एक चीज़ को ज़्यादा लेना है, पर वरना बैलेंस डाइट का मतलब है कि आप हर चीज़ थोड़े थोड़े क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। और अगर मैम जैसे कह रही हैं कि आप 5 चीज़ बताएं, तो हम आपको कह रहे हैं कि जितनी भी बड़ी स्टडीज़ हुई हैं और उसमें इंडियन पॉपुलेशन भी इंक्लूडेड है, उन्होंने 7-8 चीज़ें निकाली हैं जो कि आपकी बीमारी को 90% तक इफ़ेक्ट करती हैं। इफ़ेक्ट का मतलब बता सकती हैं कि ये इस वजह से ये चीज़ बढ़ी, जिसमें हार्ट की बीमारी भी शामिल है। हार्ट है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है और बहुत सारे कैंसर्स के लिए भी होता है। तो एक तो है स्मोकिंग। अच्छी बात है कि स्मोकिंग कहा जा रहा है कि कम हुई है। आई एम नॉट श्योर। मुझे लगता है अभी भी यंग लोग जो हैं बहुत से स्मोकिंग करते रहते हैं और बहुत से मरीज़ ये कहते हैं साहब हम तो महीने में 2 सिगरेट लेते हैं। वो तो पॉसिबल नहीं, मगर अगर आप WHO से डेफिनीशन पूछिए कि स्मोकर कौन है, तो अगर आपने पिछले 6 महीने में 1 सिगरेट या 1 भी टोबैको प्रोडक्ट लिया है तो यू आर टेक्निकली अ टोबैको यूज़र। दूसरी चीज़ स्मोकिंग के बाद आती है वेट, हमारा वज़न, और वो चीज़ डिपेंड करती है फ़िज़िकल एक्टिविटी पे। फ़िज़िकल एक्टिविटी हम लोग की बहुत कम है। ये सब लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है और ये चीज़ हमारे बस में भी नहीं है कि हम उसको चेंज कर सकें। मगर हाँ, जहाँ तक हो सके हम लोग को फिट रहने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत आवश्यक है। कम से कम 25 मिनट पर डे, हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन अगर आप फास्ट वॉक भी कर लेते हैं तो दिस इज़ मच बेटर देन डूइंग नथिंग। आप और एक्टिविटी कर रहे हैं तो करिए, मगर उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। आपने बहुत इधर केसेस सुने होंगे कोविड टाइम में भी कि कितने लोग वो जिम में एक्सरसाइज करते हुए ख़त्म हो गए। तो एक्सेस फिजिकल एक्टिविटी कॉजेज अ प्रॉब्लम एंड कैन लीड टू सडन डेथ। उसके लिए आपको पहले से ट्रेनिंग लेनी होती है। अगर आप एकदम शुरुआत में ही करने लगेंगे तो ये आपके लिए रिस्क फैक्टर। आप ट्रेन भी हों तो उसको एक लेवल के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप देखें, इसको आप सर्च करके भी देखें कि सडन डेथ जो है हमारे जो बहुत सेलिब्रेटेड स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं उनमें ज़्यादा होती है, और स्पेशली जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स होते हैं आपके, जैसे सॉकर, फुटबॉल है, रग्बी है, जिनमें कि बहुत बर्स्ट ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए होती है, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। फिज़िकल एक्टिविटी, वेट गेन, और दूसरा मैम ने बिल्कुल कहा स्ट्रेस के लिए स्लीप। अब आजकल एक और टर्म है जिससे आप काफ़ी लोग वाकिफ़ होंगे, OSA, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ये सिंपल टर्म्स में कहा जाए कि जिनका सोते में जो खर्राटे आते हैं अगर वो बहुत बढ़े हुए हैं तो उनका फेरिंक्स ब्लॉक हो जाता है और उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डिप कर जाता है, और ये भी हार्ट डिजीज़ और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, किडनी सबसे एसोसिएटेड, एंड दिस कैन बी फेटल। और इसके लिए
कोई ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत 100 किलो के ऊपर हो उन्हीं को होगा। कई लोगों के फेरिंग्स में बनावट ऐसी होती है जिनको ऐसे होता है, और उसका इलाज है, उसको या तो मशीन लगाते हैं या उसका छोटा सा ऑपरेशन करते हैं। बहरहाल, तो वेट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एक्सेसिव अल्कोहल, कई सालों से ये कहानी चल रही है कि साहब आप थोड़ा वाइन या अल्कोहल रोज़ लीजिए तो आप बेहतर रहेंगे। ये सब इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड है। दूसरा, आपको उसमें ये है कि आप एक लिमिट तक लें तो बहुत नुकसान नहीं होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। देयर इज़ ऑलवेज अ बिंज ड्रिंकिंग। हम लोग ने 15-20 साल पहले इंडियंस में अल्कोहल पैटर्न जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ मिल के हम लोग ने स्टडी किया था, तो उसमें निकला कि हम लोग के पॉपुलेशन में बिंज ड्रिंकिंग बहुत है, एक्सेस, ख़ासकर वीकेंड्स में, पार्टी में, जो भी है वो अवॉइड होनी चाहिए। इसके बाद डाइट में मैम भी बताएंगी कि शुगर और सॉल्ट। शुगर तो देखिए ये मैन मेड चीज़ है, ये नेचुरल तो नहीं थी। नेचुरल फॉर्म्स तो हनी होता है, एंड हनी इज़ बेटर इन मैनी सेंस। पर ये जो शुगर है, अब स्वीटनर्स बनते हैं, कोई भी स्वीटनर एब्सोल्युटली सेफ़ नहीं होता, मगर रिफाइंड शुगर सबसे ख़राब होते हैं। आप अगर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं जिनको कि एब्जॉर्ब होने में समय लगेगा और ब्लड शुगर का पीक नहीं आएगा, तो दे आर रिलेटिवली बेटर। ज़रूर सबका बैलेंस होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बट रिफाइंड शुगर या जो सब चीज़, ये केक, पेस्ट्री और इसमें जब जहाँ शुगर पड़ता है वो कम कर दें। जैगरी गुड़ बेटर है, एटलीस्ट वो उतनी जल्दी नहीं एब्जॉर्ब होता, उसमें और भी आयरन भी होता है, बाकी चीज़ है। सॉल्ट एक और चीज़ है जिसको हम लोग समझते नहीं, मुझे मालूम नहीं, पर मैम सॉल्ट आई थिंक कई 100 साल पहले जो है डिस्कवर होके फिर वो प्रोपगेट हुआ था, आप बेटर बताएंगे। और अभी भी देखा गया है कि कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे कुछ ट्राइब्स हैं जो बहुत सालों से अपने ही तरह रहते हैं जंगलों में, तो वो सॉल्ट उन्होंने कभी यूज़ नहीं किया और उन ट्राइब्स में कभी भी ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं हुई। अब ये भी बड़ा मुश्किल है कि हम लोग सॉल्ट और शुगर छोड़ दें, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई भी कर पाएगा, पर इससे हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ का एक्सेस यूज़ जो है वो हानिकारक होगा, कोई भी चीज़ आप ले लें। अब ऐसे तो वो मतलब आई शुड नॉट से, पर कहा जाता है वो कितना आप लहसुन जो है कितना खा लीजिए तो आपका ये ठीक हो जाएगा, आप अदरक खा लीजिए तो ये होगा, आप करेले का जूस पी लीजिए तो सब ठीक हो जाएगा। एक्सेस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है, आप सब चीज़ लें, बैलेंस में लें और कुछ चीज़ कॉमन सेंस से अवॉइड करें। तो डाइट है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप लें। यहाँ तो सब हरा ही हरा दिख रहा है, पर हमारी प्लेट में कम हरा होता है। आज हमारे पास है ये, आज है, बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। कई लोग पूछते हैं साहब नॉन वेज का क्या है, तो देखिए मैम बताएंगी नॉन वेज में फाइबर नहीं होता है, किसी भी नॉन वेज में फाइबर नहीं मिलेगा आपको, तो एक तरह से तो वो एक डेफिशिएंट फूड है। प्रोटीन ज़्यादा मिलेगी, प्रोटीन एक्सेस हो तो वो नुकसान करती है। आजकल कुछ सप्लीमेंट्स हैं, उससे हम लोग देखते हैं लोग बहुत दिनों तक लेते रहते हैं तो उनकी किडनी फेल हो जाती है। मगर नॉन वेज वैसे ठीक है, पर आप उसको कंट्रोल करके लें, उसकी क्वांटिटी जो है वो कम रखें। तो यही चीज़ है। देखिए कोई श्योर शॉर्ट फार्मूला नहीं है कि हम कहें कि इतना इतना रोज़ खा लो और आप ठीक रहेंगे। खाना तो पहले हम उसको ठीक से बैठकर खाएं। ज़्यादातर हम में से लोग चलते फिरते खाते हैं, इधर जो है ये लगा हुआ है
खाना पीना हो रहा है, फिर उधर से वो ड्रिंक आ गई, ये आ गई, कोई कहीं टहल के जा रहा है, वो अपना बर्गर खाता जा रहा है, कोई कहीं क्या कर रहा है। अब बन गया है ऐसा। और बहुत से स्कूल्स में भी हम लोग जाते हैं, उनको बताते हैं, पर वहाँ पेरेंट्स का यही जवाब होता है, साहब हम लोग कोशिश कर कर के हार गए, ये लोग बच्चे लोग सुनते नहीं। यही चीज़ें हैं। वैसे तो एक थ्योरी हम लोग को, ये लास्ट चीज़ मैं बता रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं होगा। एक थ्योरी शुरू में पढ़ाई जाती थी मेडिसिन में कि अगर हम सारी बीमारियां हटा दें, किसी को कोई बीमारी ना हो, तो क्या होगा, हम कितने साल रहेंगे। आजकल भी देखा जाए तो 100 तक तो हम जा सकते हैं, वरना अमूमन 80-90 यही होती है जो लोग हेल्दी भी होते हैं या जो अपने का कंट्रोल भी करते हैं। पर बॉडी में भी ऐसी प्रोग्रामिंग है कि उसके सेल्स और ऑर्गन सिस्टम अपने आप डिजनरेट करने लगेंगे, जिसको हम सरल शब्द में एजिंग कह सकते हैं। पर उसको एक टर्म दिया गया है एपोप्टोसिस, कि सेल जो है जब वो बनता है तो उसके समहाउ उसके डीएनए, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोग्रामिंग होती है कि हम कब ख़त्म होंगे। तो अगर ऐसा है तो हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, मगर जितना कर सकते हैं। और इट इज़ नॉट कि हमको सिर्फ लाइफ और डेथ का ही देखना है। डेथ तो सबकी होगी ही, हमारी लाइफ भी लिमिटेड है, फाइनाइट है। पर अगर हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर है तो हम लाइफ को बेहतर एंजॉय कर सकते हैं, लाइफ को यूज़फुल बना सकते हैं, लाइफ औरों के लिए काम आ सकती है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। बाकी डिटेल्स और मैडम बताएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। तो हम लोगों के क्वेश्चंस भी लेना चाहेंगे कि व्हाट आर द स्पेसिफिक क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क, एंड इन दोज क्वेश्चंस वीड लाइक डॉक्टर प्रेरणा एंड डॉक्टर नकुल सिन्हा टू आंसर you know what how people can actually use. There are certain questions from media also. अगर मैम से एक सवाल पूछूं कि प्रैक्टिकली आप कैसे कहेंगे कि शुगर और सॉल्ट का यूज़ कम से कम कर दिया जाए। और दूसरा इसी से मैम रिलेटेड है, हमसे बहुत लोग पूछते हैं, फिर मैंने पढ़ा भी, औरों से पूछा भी, कि कहा जाता है कि ये सेंधा नमक है, ये काला नमक है, ये वो क्या कौन से सॉल्ट वो बॉटल में आते हैं, इनमें सोडियम कम होता है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। आई वुड लाइक योर कमेंट्स ऑन दैट। डॉक्टर साहब, शुगर बेसिकली क्या होता है, इसको भी हम एक तरह का एडिक्शन ही मानते हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ अ फार मच मोर वर्स एडिक्शन देन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। तो ये हर किसी तरह का जो एडिक्शन होता है वो आपके अपने हाथ में है। स्पेसिफिकली रिफाइंड शुगर के लिए जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट किलर, क्योंकि फैक्ट्री में बनता है, उसके बनने का प्रोसेस्ड होता है। आप किसी भी टाइप का, कोई भी टाइप का आपको प्रोसेस्ड फूड खाओगे, दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। तो शुगर का बस हम ये कर सकते हैं थोड़ा सा कि एक तो इसकी हैबिट हमें कंट्रोल करनी है। सेकेंड थिंग इज़ दैट जैसे अब सब्सटीट्यूट्स हैं, अब सब्सटीट्यूट में ऑब्वियसली जो हमारे पास नो शुगर या आर्टिफिशियल स्वीटनर आते हैं, दे आर बिग नो, क्योंकि बेसिकली उनमें भी क्या होता है, वो इतना आर्टिफिशियली मॉडिफाइड होते हैं कि दे आर एसोसिएटेड विद मेनी काइंड ऑफ कैंसर्स। सो इट्स बेटर कि आप जैगरी लीजिए, हनी लीजिए। हनी में इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। जैगरी जो होता है उसमें आयरन है आपका। खांड आप ले सकते हैं, बूरा ले सकते हैं, जो नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर है, बट उसको भी एक्सेसेस में नहीं लेना है। कोई भी चीज़ आप एक्सेसिव लेंगे तो दैट इज़ हार्मफुल। एंड जैगरी के साथ कई डूज एंड डोंट्स हैं। जैसे जैगरी जो है, आप उसको यू कांट यूज़ इट विथ मिल्क प्रोडक्ट्स। सेकेंड थिंग इज़ दैट बिकॉज इट ये क्या करते हैं, बॉडी में स्लो जो है डाइजेशन प्रोसेस को मतलब क्या था, हार्म करते हैं, जिनको आजकल हम बोलते हैं ना गट एसोसिएटेड डिजीज़। आजकल मैक्सिमम डिजीज़ का क्या ब्रेन कहाँ बता दिया गया है, इट इज़ गट।
सो टू मेक योर गट हेल्दी आपने कई चीज़ें आपको जो होती जो हम रॉन्ग कॉम्बिनेशन लेते हैं उनको भी अवॉइड करना है. जैसे इफ़ यू आर यूजिंग जैगरी देन आप अवॉइड करिए उसको जो है एनी काइंड ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ लेने की. इफ़ यू आर टेकिंग हनी, जैसे बहुत ज़्यादा बीच में चलन था कि हमने गर्म पानी में हनी डाल के पीना, हम पतले हो जाएंगे. कुछ नहीं पतले होते हैं. हनी इज़ वेरी हार्मफुल. इट बिकम उसके सारे एंटीऑक्सीडेंट ब्रेक डाउन हो जाते हैं इफ़ यू टेक इट और इफ़ यू हीट इट. So don't heat honey, it become poisonous. It is nothing, it's become a sugar syrup. And then you can take, अभी जो आजकल लेटेस्ट आ रखा है प्लांट एक्सट्रैक्ट स्टीविया, इट इज़ कंपैरेटिवली बेटर ऑफ क्योंकि आप उसको ड्रॉप्स में लेते हैं, बट दैट टू ऑब्वियसली नॉट इन एक्सेस. सो इट्स बेसिकली अ हैबिट विच यू योरसेल्फ हैव टू ब्रेक एंड नोबडी एल्स इज गोइंग टू हेल्प यू आउट. रिगार्डिंग द सॉल्ट, जी हाँ डॉक्टर साहब ने ठीक कहा है, सब सॉल्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट सेम रहता है. इट इज़ बेटर कि आप उसे कम करिए क्योंकि सॉल्ट जो होता है उसका कोई एज सच बॉडी में फ़ायदा नहीं है. हाँ, आप एक उसको बहुत कम क्वांटिटी में लीजिए जिससे कि, क्योंकि हम लोग की अब क्या है ना, ओवर द पीरियड हम लोग इतने सालों से सॉल्ट लेते जा रहे हैं तो ये हमारी आदत में आ गया है. तो इट इज़ बेटर कि हम उस आदत को हम कम कर सकते हैं उसे, क्योंकि ऑब्वियसली कोई चीज़ आदत में आती है तो फिर वो बॉडी उसी के अकॉर्डिंग आप जो है रिएक्ट करती है. जैसे अगर आप बिल्कुल सॉल्ट बंद कर देंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रेशर में अप डाउन होगा. तो यू टेक सॉल्ट लेकिन उसको कम क्वांटिटी में लीजिए. थैंक यू. So we have some amazing products today which you guys must check out. Dory is a brand that's here from Kanpur. They have some nutritional mixes. Like you have, protein mixes which young people want to have, but these mixes are made with sattu and jaggery. They are made with, so raw sugar. So you all must check out these because I think these are options because everyone wants something tasty to have. Everyone wants something quick to have. But quick and tasty doesn't mean you have to compromise on your health. Today at our farm to table, chef's table, we are showing how you can have hummus made with organic sprouted black chana. If you're having something raw, just know the source of where it's coming from. They say an apple a day keeps the doctor away. Some doctors we want to keep close because they give you good advice, but these are good apples to have because these are from small farms in the mountains, and we source these farms ourselves, and we've brought you apples from Manali today which you can have with the skin and which can be eaten raw, but not all the apples that you eat from the market can be. So we'd like to take some questions if that's all right. Doctor, would you like to add? हाँ, आप बताइए please. Mic है. नहीं, माइक है मेरा. अच्छा, ये. And Dr. Nakul, we have them here, which are healthier options to actually bring you closer to nature. Kunal ji has some questions. So doctor, it's a privilege and pleasure to have you today here. I am Kunal Pant from our channel Mishal Today. My first question is, since being a leading cardiologist of this city Lucknow, पहला मेरा आपसे क्वेश्चन ये बनता है, आजकल की बहुत बड़ी परेशानी होगी अगर मैं कार्डियक फील्ड में बात करूं, एक कोलेस्ट्रॉल की. कोलेस्ट्रॉल इज़ अ बिग डिज़ास्टर दीज डेज, और ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत जो बीमारियां जुड़ी हुई हैं, जो कार्डियक प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं. अब अगर हम अपने ब्लड टेस्ट वगैरह कराते हैं, अपने ब्लड टेस्टिंग वगैरह देते हैं, तो देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल. One is the HDL, which is the high density lipoprotein, which is a good cholesterol, and one is the bad cholesterol, which is the LDL, which is the low density lipoprotein. Basically LDL and VLDL plays a big havoc in the body, और उसमें बहुत ज़्यादा इसकी परेशानियाँ भी आ जाती है. इसके साथ साथ एक और जुड़ा हुआ है, that is the triglyceride. Triglyceride also is one of the very major factor. कोलेस्ट्रॉल बेसिकली बॉडी में एक्यूमुलेट क्यों होता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम क्यों बनी रहती है किसी बॉडी के साथ, और आजकल ख़ास तौर पे अगर मैं इस विषय में बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड डिजीज़ इतनी जो बढ़ गई हैं, उनका क्या लॉजिक है, थोड़ा सा हमारे सभी दर्शक जानना चाहेंगे हमारे चैनल के बारे में. देखिए, पहली बात समझ लीजिए कि सारा कोलेस्ट्रॉल खाने से नहीं आता है. कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए ज़रूरी भी है.
अगर आप कोलेस्ट्रॉल बॉडी से हटा दें तो हमारा नर्वस सिस्टम बैठ जाएगा, हमारा ब्रेन नहीं काम करेगा, क्योंकि ब्रेन सेल्स में कोलेस्ट्रॉल बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी जितनी नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी में चलती हैं, आर्टरीज वेन नहीं, नर्व्स जिनसे आपको सेंसेशन आता है, या मान लीजिए हमारे ब्रेन ने सिग्नल दिया कि हमें हाथ उठा के पानी पीना है, तो वो सिग्नल होगा, हमारा हाथ कैसे मूव करेगा, पकड़ेगा, हम पानी पिएंगे, ये सब नर्वस सिस्टम से। सारी नर्व्स की जो कवरिंग होती है, शीथ, उसको माइलिन शीथ कहते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की होती है। तो कोलेस्ट्रॉल आपका एब्सोल्युटली एसेंशियल चीज़ है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल हमारा लिवर में बनता है, वहीं से बनता है, निकलता है, फिर क्लियर होता है। एक्सेस होगा तो वो बॉडी में चिपक जाएगा, आर्टरीज में और जगह वो चिपक जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो 5-6% लोग ऐसे होंगे जिनका पैदाइशी ऐसा है, उनको फेमिलियल जेनेटिक प्रॉब्लम है, Okay. बढ़े कोलेस्ट्रॉल की, मगर वो 5-10% से ज़्यादा के नहीं होगी, Not more than और 5-10%. और कम होगी। ठीक। बाकी सबकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, जिसमें डाइट, शुगर, एल्कोहल सब आता है। करेक्ट। आपने ट्राइग्लिसराइड का नाम लिया, करेक्ट। ट्राइग्लिसराइड शुगर एक्सेस होने से ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी ट्रू। एल्कोहल जितना हम एक्सेस लेंगे, क्योंकि वो एम्प्टी कैलोरीज होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, सिर्फ कैलोरी मिलेगी, करेक्ट। तो एल्कोहल की भी कैलोरिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो भी जो है आपका ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है। करेक्ट। तो कोलेस्ट्रॉल अगर आपका फेमिलियल नहीं है, आपके पैदाइशी नहीं है, तो आप उसे लाइफ स्टाइल और डाइट से शुरुआत से कंट्रोल कर सकते हैं। अब शुरुआत की बात है कि इसको बचपन से हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए। हम लोग के यहाँ कुछ तो होती हैं, कुछ नहीं होती। अब जैसे आजकल बात हो रही है फास्ट फूड वगैरह, जो है ये बच्चे सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ करते हैं। ओके। तो आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस या जो भी डाइट एक्सरसाइज के चेंजेस हैं, ये बचपन से हम लोग को इनकलकेट करने चाहिए। अगर शुरुआत से कर रहे हैं तो ये कैरी ऑन करना आसान होगा और उसका इफ़ेक्ट भी बेटर होगा। मगर ऐसा नहीं है, बहुत से हमारे पेशेंट हैं जो 100 किलो, 110 किलो, 120 किलो के भी आते हैं, और कुछ उसमें जो समझदार होते हैं और फॉलो करते हैं एडवाइस, तो वो बिल्कुल नॉर्मल वेट पे आ जाते हैं। पॉसिबल है, मुश्किल ज़रूर होगा मगर पॉसिबल है। तो बाकी के लिए जो आप डाइट कंट्रोल करेंगे, तो अगर आप बिल्कुल ज़ीरो ऑयल पे कर दें, और बहुत से हम लोग के पेशेंट जब एंजियोप्लास्टी या सर्जरी करा के जाते हैं तो आते हैं 3 महीने बाद, कहें साहब एक बूंद ऑयल भी हमारे खाने में नहीं, पर मेरा कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। तो उससे खाने से, एक्सोजिनस सोर्स से आपको हार्डली 20% कोलेस्ट्रॉल मिलता है। फिर भी वो कम करना इसलिए ज़रूरी है कि नॉट ओनली फैट बट सैचुरेटेड फैट या शुगर, जो कि ट्राइग्लिसराइड में चेंज होगा, या और तरह के रिफाइंड फूड्स, अगर वो हम कम कर लेंगे तो ओवरऑल 10-20% कोलेस्ट्रॉल पे हमारे असर आएगा। बाकी के लिए दवा है, तो दवा का सहारा तो लेना पड़ता है, मगर ये ज़रूर है कि अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल कम है तो ये कोई गारंटी नहीं है कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर साहब आपने बहुत बढ़िया बात बताई, और हमारे इस चैनल की एक मुहिम है, वी आर टेकिंग दिस एज अ कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम। हम लोग लगातार इसको एक CME के रूप में अपने चैनल के माध्यम से भी, ताकि हमारी बात बहुत दूर तक जाए,
लोगों तक जाए और हम उनको आगे तक बताएं. नाउ कमिंग स्ट्रेट टू द मेडिसिन्स. स्टैटिन्स इसमें बेसिकली यूज़ होती हैं. स्टैटिन्स की अगर हमें बात करूं, एटोरवा स्टैटिन्स हैं, उसके रोजुवास्टैटिन है, और देयर आर सो मेनी अदर स्टैटिन्स आल्सो. आप लोग कैसे इसको डिसाइड करते हैं, डेसिफर करते हैं कि ये जो पेशेंट है कोलेस्ट्रॉल का, उसको कौन सी स्टेटिन देनी है, किस तरह चलानी है, एंड व्हाट शुड बी द डोज लाइक टू स्टार्ट विद, और उसको आगे आप कैसे कंटिन्यू करते हैं, इसके बारे में ज़रूर बताइए. इसके मेडिकल गाइडलाइंस हैं, उस पे हम नहीं जाएंगे. स्टैटिन्स आज तक शुरुआत हुई थी, एक जापानी साइंटिस्ट ने 80 साल पहले स्टैटिन तैयार करी थी. तब से कम 50 तरह की ड्रग्स आ चुकी हैं, इन्हीं के क्लोन स्टैटिन्स. मगर ज़्यादातर एटोरवास्टैटिन और रोजुवास्टैटिन ही यूज़ होती है, क्योंकि सारे बड़े ट्रायल्स जो हैं इनसे हुए और उन्होंने देखा कि इससे आपको फ़ायदा होता है, डेथ रेट भी कम हो जाता है. स्टैटिन्स 2-3% लोग होते हैं जो टॉलरेट नहीं कर पाते, उनको हम लोग स्टैटिन विड्रॉ करना पड़ता है. उसके लिए और भी ऑप्शंस हैं, कई तरह की अलग दवाइयाँ हैं, जो कि फाइब्रेट है, एजिटेमाइब है, इंक्लिसारान एक नई इंजेक्शन आ रही है, एक और दवा है एवोल्यूसिमैब है, इसका इंजेक्शन होता है. मगर ये सब जो है स्पेसिफिक केस में करते हैं. 90% 95% लोग एटोरवा या रोजुवास्टैटिन से लेते हैं. एक चीज़ समझनी चाहिए जो बहुत से लोगों का सवाल होता है कि साहब हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रेंज में आ गया पर तब भी आप दिए जा रहे हैं. तो देखिए, रेंज कोई नॉर्मल नहीं होता. अनफॉर्चुनेटली जो पैथोलॉजी लैब लिखती है वो पता नहीं कहाँ से, किस किताब से उन्होंने निकाल लिया कि ये नॉर्मल है, कि जितनी आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से आपको LDL गिराना है और HDL बढ़ाना है. वेरी करेक्ट. उसके लिए हाई डोज स्टैटिन कई लोगों को 80 मिलीग्राम तक दिया जाता है. कई लोग उससे नहीं ठीक हो रहे हैं तो इंजेक्शन दिया जाता है. ये सब तो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स समझते हैं, इसकी वेल सेट गाइडलाइंस हैं. मगर हाँ, आपको ज़्यादातर दवा यूज़ करनी पड़ेगी, ख़ासकर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है. क्योंकि अगर हुई है और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल भी है, इसका मतलब कि आपके और फैक्टर्स काम कर रहे हैं. इसलिए आपको दवा का इस्तेमाल करना चाहिए. So, would anybody like to ask Dr. Yes, please. माइक दे सकते हैं. नमस्कार मैम. नमस्कार सर. ओके. नमस्कार सर. नमस्कार मैम. मैं हर्षित आदिरा मैगजीन की तरफ से. मेरा क्वेश्चन प्रेरणा मैम से है. मैम, हमारी दादी नानी कहती हैं कि खाना खाओ तो बैठ के खाओ, कुछ भी खाओ पियो तो बैठ के खाया जाता है, तब लगता है हमारी बॉडी में. इसके पीछे का रीज़न क्या है? हेलो. हाँ, बैठ के खाने को इसलिए बोला जाता है कि ये स्ट्रेस आपका कम करेगा. आप खड़े होके खाएंगे, दौड़ भाग में खाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप जो है ना, जैसे एक होता है ना, हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है खाने के डाइजेशन में. हमारे जूसेस उसी हिसाब से सिक्रीट होते हैं. तो हमारी जो दादी नानी कह रही थी वो बहुत सही कहती हैं, क्योंकि आप अगर शांति के साथ खाना खाएंगे तो उसी हिसाब से आपका डाइजेशन जो है वो प्रॉपरली उस खाने को यूज़ अप कर सकता है. क्योंकि आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लें, अगर बॉडी उसको ले ही नहीं रही है, बॉडी उसको यूज़ अप ही नहीं कर पा रही, तो क्या फ़ायदा. तो इट्स बेटर शांति के साथ बैठ करके खाए. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. थैंक यू. थैंक यू. If you can give the mic, please. Dr. Saab, what would you say about plaque and methods to remove it? Sir, this is a very technical question, and in fact, if you ask me, there is no answer to it, no clear answer to it. What about chelation therapy? Plaque, no, chelation therapy will not be effective at all. I think all those WhatsApp forwards which are going around are unscientific. And vitamin Plaque- K2? No, sorry, please just try to understand.
Plaque is a gradual build-up which occurs in the एक वेसल में लेयर होती है एक सेल की, उसको इंटिमा कहते हैं. तो हेल्दी इंटिमा जो है वो जैसे ही बच्चा पैदा होता है तब से उसमें थिकनिंग आने लगती है. तो थिकनिंग आना तो एक एज रिलेटेड हुआ, पर अगर उसमें चीज़ें डिपॉजिट हो रही हैं और उनका कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है, दोनों चीज़ हों, every plaque is not harmful. If the plaque is deposited there, it is not very bulky and the composition में उसके अलग अलग components होते हैं and inflammatory cells होते हैं. If the inflammation is not there, that plaque will not bother you for your lifetime. Rest assured. It is the plaque rupture which is a problem. Rupture occurs if there is a rapid build-up of plaque, if there is too much cholesterol inside, if there is a rupture of the plaque due to inflammation and other coagulation factors. List is very long, we'll try to keep it very simple. So it is not the plaque which is the problem, plaque हम सब में होगा, मगर स्टेबल रहेगा. 90% लोग को उससे कोई परेशानी अपने लाइफ टाइम में नहीं होगी. And vitamin K2? I don't have any information that can affect any way the plaque. It can't be. Thank you. So now you will have to take an appointment and go and meet doctor in the hospital, because we would love to have Dr. Sinha also taste some of the amazing heart healthy food that we have here today, since we have his valuable time here with us. So I'd like to thank all of you. Would you like to give any last words, doctor? I'm very inspired. I mean, really, Dr. Sinha, you're one of the very few doctors of conventional medicine who actually recognizes, being close to nature as something that can help heal people. So just please, if you can reinforce that, because that's something that people still don't realize. मैम, पब्लिक हेल्थ में हम लोग को पहले भी पढ़ाया जाता था, एंड देयर इज़ अ वेरी सिंपल सेइंग कि अगर हम 1% का भी डिफरेंस किसी चीज़ में पब्लिक हेल्थ में कर पाते हैं, किसी भी तरह से, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हों, अवेयरनेस हो, हैबिट फॉर्मिंग हो, तो देन दी बेनिफिट अक्रॉस द पॉपुलेशन इज़ एटलीस्ट 10 to 20%. फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहर जो है एक अभियान चला था कि ये फास्ट फूड में सॉल्ट कम होना चाहिए. So they were forced by a legislation. There was a law there that you have to reduce and you have to show the components. कितना salt है, कितना sugar है, कितना carbohydrate है, वरना पहले नहीं होता था. अब करके वो हो गया है. So at least we have information. अब information को हम लोग use कैसे करते हैं ये बात अलग है. But that is the importance of public health awareness. Public health is extremely important subject. हम लोग उसको नेग्लेक्ट करते हैं. हम लोग कहते थे ये नॉन क्लिनिकल वाला है. ऐसा नहीं है. इतनी फाउंडेशंस हैं. आपकी ये बिल गेट्स फाउंडेशन भी है, वो भी पब्लिक हेल्थ पे बहुत फोकस करती है. आपके गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, दे आर वेरी वेल थॉट आउट. अब इम्प्लीमेंटेशन उनका कैसे होता है, दैट इज़ समथिंग विच वी कांट कंट्रोल. बट द प्रोग्राम, अब आजकल ये मैम भी बताएंगी, मिलेट्स आपके जो कोर्स ग्रेन का हुआ है, सो देर इज़ सम sort of benefit with that. Of course we can't change overnight, but I think that merits a mention कि ये coarse grains और millets का क्या role होता है. So we have actually some millets and some healthy things for people to try over here. So you can actually see firsthand how. So I also just wanted to tell you about the Helping Heart Foundation. Dr. Sinha's heartbeat is right here. Jyoti ji, I'll invite her to just talk about the World Heart Day event that they are having from the 29th of September to the 1st of October.
but not before I say thank you so much. Achyut, can we just have a little डे इवेंट जश्न दिल क्योंकि वर्ल्ड हार्ट डे 29th को है तो दिस इज जश्न दिल सो वी आर सेलिब्रेटिंग फॉर 3 days and we have complete wellness exposition and there are CPR training. You know what is CPR training, there are all free sessions are there, and how to handle medical emergencies, blood pressure workshops, and we are having, since last many years we are having healthy cooking competition, and girls बहुत अच्छा बना के लाती हैं, many males also participate in that, and nutritionist के साथ, and all the meditation, yoga, every kind of wellness, even good